हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके डिमांड पर क्लास 12 हिस्ट्री का 50 गेस्ट क्वेश्चंस को लेकर आ चुका हूं। और 50 गेस्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो आपको सेंट्रल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों में देखने को मिलेगा। जैसा कि आपका सेंटर परीक्षा का डेट आ चुका है जो कि 30 अक्टूबर से होने वाला है, इसलिए मैं 50 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ ताकि आपका सभी क्वेश्चन सेंट्रल एग्जाम में सोल्व हो सके और आप अच्छे स्कोर कर सके। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे स्कोर कर सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना है और शेयर भी कर देना है, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर देना है ताकि आप लोग इसी तरह से क्लास में जुड़ सके और क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है और बार बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कौन से युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता? तो आप सबने बार बार पढ़ चुका है कि ये कौन से युग की सभ्यता है, यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो 2 को भी देखिए और आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ काफी वीवीआई है, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना है। यहाँ पे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो कहां से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 2 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, तो 3 भी आ चुका है जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ चुका है। पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो हम सब लोग पढ़ चुका है कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लेकिन यहाँ पे आपको लोथल के बारे में पूछा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे आप सबने सही आंसर दिया है, यानी भोगवा। अगर जब भी आता है लोथल का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भोगवा नदी। जी हाँ, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखिए 4 में क्या पूछा गया है, फिर आंसर कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछा गया है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की जो राजधानी थी कहाँ थी, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल आप सबके यहाँ पे आंसर आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो पाटलिपुत्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पे 5 भी आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इनमें से कौन अर्थशास्त्र के लेखक है? काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसका आंसर पता होना ही चाहिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चाणक्य कौटिल्य हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जी हाँ, तो 6 भी आ चुका है। क्या पूछा गया, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो कौन से अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 13वां अभिलेख में। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जी हाँ, तो 7 भी आ चुका है। पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो किसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, यहाँ पे आप सबको बताना है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, वैसे मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारे ही वीवीआई है। यहाँ पे 7 में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी हरिसेन हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। जी हाँ, तो 8 भी आ चुका है। पूछा गया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत को कौन सी भाषा में लिखा गया है, यहाँ पे आप सबको बताना है। चलिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी संस्कृत। तो महाभारत को कौन सी भाषा में लिखा गया था? यानी संस्कृत भाषा में। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे 9 भी आ चुका है। पूछा गया है कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो मनुस्मृति की रचना जो की थी वो किसने की थी, यहाँ पे बताने हैं। वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य या वेद व्यास? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी खुद मनु ने की थी। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, 10 भी आ चुका है। पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? यानी जो महाभारत का युद्ध हुआ था पांडव और कौरवों के बीच में, तो ये कितने दिन तक चला था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 18 दिनों तक ये युद्ध चला था। तो बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो आप सबने पढ़ चुका होगा कि टोटल 4 बौद्ध संगीति हुई थी। जो यहाँ पे पूछा गया कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके काल में हुई थी, कौन से शासक के काल में हुई थी? तो यहाँ पे 11 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी अजात शत्रु के काल में हुई थी। और जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी राजगृह में। तो आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में अच्छे से पढ़ा चुका है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जी हाँ, तो 12 भी आ चुका है। देखिए क्या पूछा गया, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो महावीर ने जो पार्श्वनाथ का सिद्धांत था उसमें एक नया सिद्धांत को जोड़ा था, तो उसका नाम क्या था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मचर्य का सिद्धांत को जोड़ा था। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जी हाँ, तो क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल कितने पुराण है यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 13 में ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जी हाँ, तो 14 को देखिए क्या पूछा गया है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप का संबंध कौन से धर्म से है, तो मैंने आप सबको बार बार पढ़ा चुका है कि इसका संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। जी हाँ, तो 15 भी आ चुका है, पूछा गया है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आईने अकबरी कितने भागों में बटा है, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं 5 भागों में विभक्त है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली बात यह है कि एग्जाम में आपको आता है कि जो अकबरनामा है, तो अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है। तो आपको अगर अकबरनामा पूछेगा तो वहां पे कितना हो जाएगा, यानी 3 भाग हो जाएगा। लेकिन आपको अगर पूछेगा कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। इसलिए आपको दोनों को याद रखना है, अकबरनामा बोलेगा तो 3, उसके बाद आईने अकबरी बोलेगा तो 5। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जी हाँ, देखिए क्या पूछा गया है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। यानी जो अकबर का वित्त मंत्री था इनमें से कौन था, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल या अबुल फजल। यहाँ पे 16 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, टोडरमल। और आपको यहाँ पे वित्त मंत्री आया है, लेकिन कहीं कहीं आपको आता है दीवान अशरफ। अगर आपको दीवान अशरफ या वित्त मंत्री में से कोई सा भी आता है तो आपको क्या लगाने हैं, टोडरमल लगाने, क्योंकि दीवान अशरफ का मतलब ही होता है यानी वित्त मंत्री। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्या पूछा गया, 17 में आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। अकबरनामा की रचना किसने की। तो मैंने बता दिया कि अकबरनामा की रचना की थी, वो की थी अबुल फजल ने, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जी हाँ, तो 17 हो चुका है, 18 को देखिए क्या पूछा गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि कुतुब मीनार को जो कंप्लीट किया था, बनाकर तैयार किया था, वो किया था इल्तुतमिश ने। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि किसने शुरू किया था। शुरू की बात आती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, और कंप्लीट की बात आती है तो वहां पे हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 भी आ चुका है, पूछा गया है कि जजिया किससे लिया जाता था। जजिया जो था ये क्या था, कर था, तो ये किससे लिया जाता था। तो मैंने आपको सब्जेक्ट की क्लास में पढ़ा चुका था कि जजिया यानी गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और गैर मुसलमानों यानी जिम्मियों से लिया जाता था, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। यानी पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1526 ईस्वी में, जो कि हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो कि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का आखिरी शासक था। अगर आपको पूछता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1757 ईस्वी में। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1757 में, और तीसरा जो हुआ था वो कब हुआ था, आप सबको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जी हाँ, तो 21 भी आ चुका है, क्या पूछा गया है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का जो अंतिम मुगल शासक था इनमें से कौन था। आप सबने पढ़ चुका होगा कि जो बाबर था ये क्या था, मुगल वंश का संस्थापक, यानी पहला शासक बाबर था, लेकिन जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय, यानी जो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 को। 22 में पूछा गया है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। यानी विजयनगर साम्राज्य था काफी महत्वपूर्ण, काफी महान साम्राज्य था, लेकिन यहाँ पे बताने कि उसका जो महानतम शासक था इनमें से कौन था, वीर नरसिंह या कृष्णदेव राय, अच्युत राय या सदाशिव राय। यहाँ पे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कृष्णदेव राय था। तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जी हाँ, 23 को देखिए क्या पूछा गया है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी कौन से राज्य से संबंधित है, मैंने आपको बार बार बता चुका है कि हम्पी जो है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, क्योंकि जब विजयनगर का क्या हो गया, ध्वंस हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, तब उसका नाम यानी हम्पी से जाना गया। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में पूछा गया है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। यानी जो विरूपाक्ष मंदिर है काफी प्रसिद्ध मंदिर है, ये कौन से राज्य में स्थित, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हम्पी में स्थित है। तो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। जी हाँ, 25 में पूछा गया है कि वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। तो इनमें से कौन लिंगायत आंदोलन या वीर शैव आंदोलन के जनक थे, आप सबको बताने हैं। कबीर, गुरु नानक, बासवन्ना या कराईकल। यहाँ पे 25 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसके कौन थे आंदोलन के जनक, बासवन्ना थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को। पूछा गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। तो उत्तर भारत में आंदोलन को जो आरंभ किया था वो कौन से संत ने किया था, आप सबको बताने हैं। रामानंद, कबीर, चैतन्य या नानक। तो यहाँ पे 26 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामानंद हो जाएगा। जी हाँ, तो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो यहाँ पे 27 को देखिए और आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। बीजक में किस संत का उपदेश संग्रहित है। यानी बीजक जो है क्या है, संकलन है, जो कि यहाँ पे उपदेश संग्रहित है, तो कौन से यानी किस संत का यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 27 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कबीरदास का।
चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। पूछा गया है कि मार्को पोलो किस देश का निवासी था। मार्को पोलो कौन से देश से भारत आया था, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 28 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इटली का निवासी था। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को। जी हाँ, पूछा गया है कि किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में हुई, यानी जो किताबुल हिंद है इसकी रचना हुई थी कौन से भाषा में हुई थी, आप सबको हम बताने हैं। संस्कृत, पाली, उर्दू या अरबी। और किताबुल जो हिंद है ये क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। तो कौन सी भाषा में इसकी रचना हुई थी, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अरबी भाषा में हुई थी। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 को। जी हाँ, 30 भी आ चुका है। क्या पूछा, क्या आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा। टैबरनियर किसके शासन काल में भारत आया था। तो किसके शासन काल में टैबरनियर भारत आया था, ये सारे क्या थे, यात्री थे। तो कौन से शासक के काल में आया था, तो 30 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहजहां के काल में आया था। जी हाँ, तो मैं आपको जो क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके सेंट्रल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 30 अक्टूबर से क्या होने वाला है, सेंट्रल एग्जाम होने वाला है, जो कि आपको पास करना जरूरी है, तभी आप लोग फाइनल एग्जाम में बैठ सकते हैं। इसलिए मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको सभी क्लास को करना जरूरी है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 की ओर, और आप लोग आंसर कीजिए कौन सा राइट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कौन से वर्ष में हुई थी, तो आप सबने पढ़ चुका है, मैंने पढ़ा चुका है कि 1600 ईस्वी में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 में पूछा गया है कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अस्थाई बंदोबस्त, जिसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोला जाता है, तो इसका श्रेय किसको दिया जाता है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 32 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसका श्रेय दिया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। जी हाँ, 33 आ चुका है। स्क्रीन पर पूछा गया है कि दामिनी कोह क्या था, यानी जो दामिनी कोह था ये क्या था, यहाँ पे बताने हैं। तो मैंने आपको पढ़ा चुका है कि दामिनी कोह जो था एक भूभाग था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 में क्या पूछा गया है, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था। तो कहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे 34 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बम्बई। जी हाँ, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। जी हाँ, 35 आ चुका है। क्या पूछा गया, आंसर कीजिए कौन सा सही होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था जब विद्रोह हुआ था भारत में। तो यहाँ पे 35 में कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताने। बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी लॉर्ड कैनिंग। तो उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्या पूछा गया 36 में, ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, यानी जो ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक है इसके राइटर, इसके लेखक कौन है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 36 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक मेहता हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। पूछा गया है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेता कौन था, यानी लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था विद्रोह का, आप सबको बताने हैं। नाना साहेब, बेगम हजरत महल, या रानी लक्ष्मीबाई, या बैजाबाई। यहाँ पे 37 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेगम हजरत महल हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। जी हाँ, 38 आ चुका है। पूछा गया है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो कौन से ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1853 ईस्वी में। अगर आपको एग्जाम में आता है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, तो वो हुई थी 1911 ईस्वी में, क्योंकि आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको याद जरूर से कर लेने हैं अगर याद नहीं है तो अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 भी आ चुका है। पूछा गया है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो कौन से ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित की गई थी, यहाँ पे हो जाएगा वर्ष 1911 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को। 40 में पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो कब हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पूछते हैं, एक इंडिया गेट और एक गेटवे ऑफ इंडिया। जब भी बात आती है गेटवे ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1911 ईस्वी में। और आपको पूछेगा कि इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है, तो वो हुआ था 1931 ईस्वी में। तो दोनों का जो कंफ्यूजन आपको दूर कर लेना है और आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिलहाल पढ़ेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कौन से वर्ष में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो यहाँ पे आप सबको बताने। तो 41 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 की ओर। जी हाँ, 42 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। तो कहाँ पर किसान आंदोलन पहला शुरू किया था, वो किया था चंपारण आंदोलन से, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा, जो कि 1917 में हुआ था। आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को। पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इनमें से कौन राजनीतिक गुरु यानी
पॉलिटिकल लीडर थे महात्मा गांधी के, यहाँ आप सबको बताने हैं। तो 43 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। पूछा गया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, तो कौन से वर्ष में असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, यहाँ पे आप सबको बताने हैं। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1920 ईस्वी में। अगर आपको पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1930 ईस्वी में, तो आपको ये भी याद रख लेने हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्या पूछा गया 45 में, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, तो किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, आप सबको बताने। तो 45 में देखिए कौन सा राइट होगा, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आप देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को। जी हाँ, 46 में पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, आप सबको बताने हैं। और आप सबने पढ़ चुका है कि जो कैबिनेट मिशन भारत आया था वो कब आया था, वो 1946 ईस्वी में आया था। तो इसके कौन अध्यक्ष थे यहाँ पे आपको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं पैथिक लॉरेंस। तो अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की ओर। जी हाँ, तो 47 भी आ चुका है स्क्रीन पर। क्या पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, इनमें से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे 47 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी सिराज गोपालाचारी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को। जी हाँ, तो 48 भी आ चुका है। क्या पूछा गया है, देखिएगा और आंसर कीजिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था, तो इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो मैंने बता चुका है कि जो प्रारूप समिति यानी गठित हुई थी जिसको संविधान लिखने के लिए, तो उसका जो अध्यक्ष था वो था BR अम्बेडकर, यानी जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को। 49 में पूछा गया है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो किसको भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर को, यानी भीमराव अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 को, जो कि आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना, तो भारत कौन सी वर्ष में गणतंत्र बना, यहाँ पे आप सबको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आंसर आप सबको नहीं बताऊंगा, क्योंकि काफी इजी क्वेश्चन है, आप सबको इसका आंसर पता ही होना चाहिए, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप कर दीजिएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ मैंने आज की इस क्लास में आप सबको हिस्ट्री का 50 गेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, और इस गेस्ट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को कवर कराया जो आपको सेंट्रल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों में देखने को मिलेगा। इसलिए आपने पूरा क्लास को नहीं किया, तो पूरे क्लास को कर लेना, क्योंकि मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट कराया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है, और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर वो सभी क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम दोनों में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द